हेलो एंड वेलकम टू द फुल टेक्निक क्लासेस के। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए क्वेश्चंस का, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम के पहले एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4 है और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है वो है डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर। क्या डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि 2018-2021 में पूछा गया है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। कुछ लोग का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो ये डिफरेंस वगैरह या कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख दिया कीजिए, तो जो कि हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका ये डिफरेंसेस है, इसको पहले आप लोग कॉपी में वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे और इसका नोट्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे कि खुद अपने आप में क्या है, ये नोट्स ही है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको अभी हम क्या करते हैं, समझते हैं कि सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर आखिर क्या होता है। डिफरेंस इसको लिखते हैं क्योंकि आपको हो सकता है कि इस बार 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांजिस्टर वोल्ट रेगुलेटर का या फिर ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर का। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है इसे ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर डीसी सप्लाई। तो इसे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे और आपको ये पूरा क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम में जाना है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीरीज रेगुलेटर शंट रेगुलेटर में डिफरेंस क्या है। तो आप लिख सकते हैं देयर आर फ्लोइंग डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर। ठीक है, उसके बाद ये कॉपी को बीच से डिवाइड कर देना है, एक तरफ लिख देना है सीरीज रेगुलेटर, एक तरफ लिख देना है शंट रेगुलेटर। और इस तरह से कम 5 गो लिखना कंपलसरी होता है। 4 नंबर का है तो 4 या 5 लिखना कंपलसरी, ये नहीं कि 1 या 2 लिख करके छोड़ देंगे। क्लियर है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं ये है कि सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर में डिफरेंस क्या होता है। पहला डिफरेंस इसका कनेक्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे। क्या पहला डिफरेंस जो है हम कनेक्शन के आधार पर देखेंगे कि इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये है सीरीज रेगुलेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। कहाँ पे इन सीरीज में रहता है, जो सीरीज रेगुलेटर जो रहता है वो अगर सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज रेगुलेटर जो रहता है कनेक्ट कहाँ रहता है, सीरीज में विद द लोड। ये पहला डिफरेंस होता है। अगर इसको बाय फिगर बनाना चाहेंगे तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रेगुलेटर लगा, ये हमारा आरएल लोड लगा, इसी के तरफ क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या है, दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों कनेक्शन कैसा है, ये दोनों कनेक्शन सीरीज में है। दोनों कनेक्शन किसमें है, तो सीरीज में है, इसलिए पहला डिफरेंस ये है। यही का सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। और यहाँ पे देखिए पैरेलल या फिर शंट, ये दोनों वर्ड एक ही होता है। चाहे आप पैरेलल यूज कर लीजिएगा, चाहे आप शंट यूज कर लीजिएगा विद द लोड। देखिए ये लोड लगा हुआ है, ये आपका रेगुलेटर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या ये लिखा हुआ है आपका रेगुलेटर। क्लियर है, तो ये है आपका पहला, या फिर इसी को अब 2 डिफरेंस बना सकते हैं। पहला डिफरेंस है, दूसरा ये हम इसलिए ऐसा बना दिए कि हमको समझना जरूरी है कि ये कैसे आखिर कनेक्ट होता है। क्लियर है, और दूसरा डिफरेंस ये है दिस रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर हैवी लोड। हैवी लोड का मतलब जानते हैं क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर लोड देते हैं तो उसके लिए शंट रेगुलेटर सुटेबल नहीं है। ठीक है, कौन है, तो यहाँ दिस रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर हैवी लोड। और इधर आप डिफरेंस चाहे तो ये भी बना सकते हैं, शंट रेगुलेटर इज नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड। क्लियर हो गया, तो ये हैवी लोड के लिए कौन है, सीरीज रेगुलेटर। लेकिन शंट रेगुलेटर क्या होता है, लाइट लोड। लाइट का मतलब क्या होता है, तो हल्का। आप लोग को पता भी होगा लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है हल्का। तो लाइट का मतलब हल्का होता है। तो ये जो शंट रेगुलेटर जो है ये हल्का लोड के लिए या कम लोड के लिए ये सूटेबल होता है, हेवी लोड के लिए सूटेबल नहीं होता। तो इस तरह से भी लोग को नहीं आता है डिफरेंस याद ना, तो ऐसा भी डिफरेंस बनाते हैं। ये होता है, ये नहीं होता है, ये फिर नहीं होता, ये फिर होता है। हो सकता है ना, ये हेवी लोड के लिए सीरीज होता है, शंट नहीं होता है। ठीक है, लाइट लोड के लिए सीरीज रेगुलेटर नहीं होता है, लाइट लोड के लिए शंट रेगुलेटर होता है। तो हम लोग डिफरेंस बना सकते हैं यार, ये अपना खेलना है। लेकिन हम वैसा कर नहीं रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा के हम लोग बात चलते हैं, इन दिस रेगुलेटर आउटपुट डीसी वोल्टेज इज नॉट कॉन्स्टेंट। अगर सीरीज रेगुलेटर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनपुट, अगर ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर जो लोड वेरिएशन एक इनपुट में होता है, एक आउटपुट में होता है ना। तो ये दोनों के कारण क्या डिवाइड किया गया कि इसमें एसी जो इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, शंट रेगुलेटर में क्या होता है कि लोड करेंट में फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण ये दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, लाइन रेगुलेशन और एक
वोल्टेज रेगुलेशन है ना, ये सब आप लोग को पढ़ना भी था। लोड रेगुलेशन है, एक लाइन रेगुलेशन, इस तरह से 2 रेगुलेशन पढ़ना था और आप लोग को हम पढ़ाए भी है। तो उसके आधार पे यहाँ देखा जाता ये है कि सीरीज रेगुलेटर को जो प्योरली कॉन्स्टेंट मिलता है, ऐसा नहीं कॉन्स्टेंट नहीं मिलता है, लेकिन तो जो प्योरली की बात होता है ना कि एकदम करेक्ट एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता किससे, सीरीज रेगुलेटर से। लेकिन यहाँ पे शंट रेगुलेटर में ये चीज मिल जाता है। तो इसके लिए हम लिखे हैं क्या, इन दिस रेगुलेटर आउटपुट डीसी वोल्टेज इज कांस्टेंट। क्या आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें भी कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन हम लोग एक डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, तो माइनॉरिटी छोटा छोटा जो चेंजिंग आता है, जिसके वजह से हम लोग लेकर के ऐसा चलते हैं। क्लियर है। चौथा, सीरीज रेगुलेटर है इफिशियंसी फॉर हाई लोड करेंट। जहां पे हायर लोड मतलब लोड करेंट क्या हो, ज्यादा हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरीज रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसका इफिशियंसी जो होता है हाई लोड करेंट के लिए बेहतर होता है, यानी गुड इफिशियंसी होता है। क्या हम लोग यहाँ पे हैज गुड इफिशियंसी लिख सकते हैं, क्या गुड इफिशियंसी होता है, अच्छा इफिशियंसी होता है। और शंट रेगुलेटर के लिए क्या होता है कि क्या गुड इफिशियंसी जो होता है लो लोड करेंट के लिए होता है, क्योंकि ये जो काम ही करता है किसके लिए, तो ये काम ही करता है लाइट लोड के लिए। किसके लिए काम करता है, लाइट लोड के लिए। तो लाइट लोड के लिए काम करता है, तो स्वाभाविक से बात होगा इसको लोड पे जो करंट होगा कम ही ना होगा। और ये हेवी लोड के लिए काम करता है, तो इसके लोड पे क्या होगा, करंट भी ज्यादा होगा। तो करंट के लिए ये ज्यादा है। तो ये चीजों को अगर रिलेट करके आप पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर याद रहेगा। ठीक है ना, कि ये नहीं कि रटने का प्रयास काम क्या कीजिए। अगर ये हम डिफरेंस बनाते हैं तो क्या ये अलग से बनेगा, नहीं। तो ये सब जो होता है चीजों को अब जितना रिलेट करके पढ़ने का ट्राई कीजिए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो ज्यादा याद रहता है, यानी ज्यादा दिन तक याद रहता है। आप भूल नहीं पाएंगे जल्दी। और रटिएगा, आज रटिएगा, कल भूलिएगा, फिर कल रटिएगा, परसों भूलिएगा। ऐसे करते 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 एग्जाम नजदीक आ जाएगा, 1 दिन 2 दिन बचेगा एग्जाम के लिए, तो उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि देखने याद ना हो रहा है। तो आप एक बार जब इस तरह का अगर रहे आप लोग के माइंड में, तो एक बार इसको समझ करके 2 बार 3 बार कॉपी में नोट डाउन करने का ट्राई कर लीजिए। रफ कॉपी खरीद लीजिए, उसमें जितना ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। ये इतना हम बता रहे हैं ना कि अगर लिखने का प्रैक्टिस आप अभी से करते हैं ना, देखो पढ़ना खूब पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्रैक्टिस करते हैं। कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप 4 यूनिट पढ़ करके जाइए, हम नहीं कहते हैं इस सिलेबस को पूरा पढ़ के जाइए तो वो लड़का ज्यादा मार्क्स लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 4 यूनिट पढ़ करके जाइए और 4 यूनिट का इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। कम से कम अरे 1-2 क्वेश्चन छूट करके आएगा तो 2 क्वेश्चन को हम कुछ तो पढ़े होंगे ना, वो कुछ तो लिख देंगे, 2-3 क्वेश्चन। लेकिन 7 क्वेश्चन जो मेरा परफेक्ट तो रहेगा ना। 7 क्वेश्चन का मायने आप समझते हैं। हो सकता है उसमें 6 नंबर वाला 4 को बना दिया और 4 नंबर वाला 3 को बना दिए होंगे। तो 4 किया 12 नंबर और 24 नंबर तो ऐसा ही मिल जाएगा, 36 नंबर आ जाएगा। क्या एमसीक्यू आप 15 को भी नहीं बनाएगा? अगर एमसीक्यू को गलती से 15 को भी बनाते थे 50+ ऐसे ही हो जाएगा आपका मार्क्स पर पेपर में। और क्या 2-3 क्वेश्चन जो आपको छूटेगा, क्या उसमें एकदम लोल है, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं? हो नहीं सकता है। कुछ तो लिख करके आइएगा। तो आपको पढ़ना कौन कौन से यूनिट जो फोकस करना है आपको बता दें। यूनिट नंबर 3-4 तो एक ही है। अगर रिलेट करके पढ़े आप लोग तो जो अगर एससीआर पढ़ लिए तो ट्रैक डायरेक्ट भी आप पढ़ लेंगे। यूजेटी थोड़ा अलग है तो उसके लिए कोई बात नहीं हो, हम बताएंगे। लेकिन ये आप 3-4 एक पढ़ लीजिए और 1 यूनिट 2 पढ़ लीजिए और 1 को सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो हम बताएंगे। सीरीज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर, इसके अलावा पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। ब्लॉक डायग्राम, बाकी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में एसएमपीएस 2 आता है, उसके अब टेंशन नहीं। इसमें बस 2 ही पढ़ के जाइएगा, आपको बेहतर है। एक ब्लॉक डायग्राम, 3 क्वेश्चन इसके लिए, ज्यादा हम प्रिफर नहीं करेंगे। ठीक है ना। जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इतना ज्यादा सर्किट लगता है उसको बनाने में आपको टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना। तो टाइम को ही तो मैनेज करना है। और ये एसएमपीएस का भी क्या है कि बहुत बड़ा सर्किट होता है, तो उसके लिए भी क्या करना है आपको, हम नहीं जाने देंगे तो पढ़ के जाइए। ये हो गया। एक आप पढ़ लीजिए इन्वर्टर और चॉपर। क्या एक पढ़ लीजिए क्या यूनिट नंबर शायद है 7 और 8 इतना पढ़ लीजिएगा ना तो आपको कह रहे कि 7 क्वेश्चन तो कंपलसरी बना के आएंगे। अब बाकी जो 5 और 6 पे जो क्वेश्चन है सिंगल पेज हाफ वेव, ये आप लास्ट में बनाएंगे क्योंकि वेवफॉर्म बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब कुछ लोग का वेवफॉर्म जो गलत हो जाता है ना,
वो लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में सारा कंसेप्ट नहीं काम करता स्टूडेंट लोग को कि वेब फॉर्म जो राइट करके जाता है वो तो बना देता है, लेकिन जो समझ करके जाता है उसको बहुत टाइम लगता है वेब फॉर्म बनाने में। तो एग्जैक्टली बात जो है कि आप सिर्फ 5-6 नहीं पढ़िए, उसको हल्का देख करके जाइए कि सिंगल पेज क्या होता है, सिंगल पेज, हाफ वेब, फुल वेब, ब्रिज सब एक ही है, हम एक ही वीडियो में सब बनाए हैं, तो पढ़ लीजिए। तो अब बस आपको जो पढ़ना है, एक का इधर पढ़ना है और एक इधर पढ़ना है, और आपका एक जो पढ़ना है 7-8 इधर पढ़ना है, ठीक है ना। ये 3 हम यूनिट जो बोलेंगे आप बेहतर पढ़ लीजिए। एक 1 यूनिट नहीं पढ़ेगा, ये 2 यूनिट आपको पढ़ना है, यानी 2, 3, 4, 7, 8 बस इतना ज्यादा आप पढ़ लीजिए। ये इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना, पावर में कुछ भी आए तो हम बना करके आएंगे। चैलेंज करते हैं आपका 60 के अप्रॉक्स नंबर रहेगा, भले 60 क्रॉस भी कर सकता है या 60 के अप्रॉक्स भी आपका नंबर रह सकता है, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद करेंगे ना तो पावर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे 2-3 क्वेश्चन छूट करके आना कंपलसरी है। अगर नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए, 2020 और 2021 का किस तरह से लोगों को घुमाया है। पूछता है सिंक्रोनस मोटर में चॉपर को कैसे यूज करते हैं, क्या सिंक्रोनस मोटर के आप एस भी जानते हैं, उसके लिए कितने प्रिंसिपल लगते हैं वो आपको पता है, उसका फेजर डायग्राम आपको पता है नहीं, क्या उसके लिए हम मोटर पढ़ने जाएंगे, इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा पार्ट है, उसके लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल को। तो हम नहीं कहेंगे कि आप उतना पढ़ के, ऐसे भी 7 से 8 क्वेश्चन आप बनाएंगे और इतना कर लीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसका, क्योंकि आपको मोटिवेट करना जरूरी है। लोग क्या है कि सर ये नहीं दे बताएं, वो नहीं बताएं, तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा स्टूडेंट में ये लगता है कि ये भी पढ़ लेते वो भी, यार इस पे फोकस मत करो, जितना बताया जा रहा है, जितना बीबीए कहा जा रहा है बस उतना तो कर लो, आपको बेहतर मार्क्स आएगा, ठीक है ना। जितना हम बताएं उतना ही करने का ट्राई करो, और बाकी बीबीए क्वेश्चन तो आपको हम दे ही रहे हैं यहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग एलिमेंट की। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग एलिमेंट सीरीज रेगुलेटर में जो होता है वो क्या है टू बियर। बियर माने क्या होगा, वो पीने वाला बियर नहीं, ये सहन शक्ति, जो लोड कितना पावर मिल रहा है ना उसको अपने अंदर को कैपेबिलिटी जिसको बोला था क्षमता बोला जाता है, वो बियर द लोड वोल्टेज, क्या बियर द लोड वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है ना। तो जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है तो क्या होता है, रियर को इट इज हाई करंट लो वोल्टेज डिवाइस। ये जो होता है हाई करंट लो वोल्टेज डिवाइस होता है। ये याद रखिएगा कि जो कंट्रोलिंग एलिमेंट के लिए हम लोग कहते हैं कि कंट्रोलिंग डिवाइस टू बियर द लोड वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज को सहता है, उसके अक्रॉस जो भी लोड वोल्टेज लोड लगा रहता है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके अक्रॉस जो भी बियर करता है वो कौन होता है, तो हाई वोल्टेज हाई करंट लोड वोल्टेज डिवाइस होता है। क्लियर है, हाई वोल्टेज लो करंट नहीं, हाई करंट लो वोल्टेज, ये एमसीक्यू में आ सकता है, यहां से ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू के लिए इसको भी मान के चलेंगे। सीरीज रेगुलेटर क्या होता है, तो हाई करंट लो वोल्टेज डिवाइस होता है। क्या सीरीज रेगुलेटर क्या होता है, हाई वोल्टेज हाई करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, हाई करंट लो वोल्टेज होता है, जबकि पैरेलल रेगुलेटर या शंट रेगुलेटर के लिए जो कंट्रोलिंग एलिमेंट जो भी वोल्टेज उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है उसके लिए हम लोग किसके लिए, तो हाई वोल्टेज लो करंट डिवाइस। ये दोनों सेम ही है क्या, नहीं सेम नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हाई करंट है और यहाँ पे ये हाई वोल्टेज है, ठीक है ना, इस पे फोकस करना है। ये दोनों, ये सीरीज रेगुलेटर के लिए हाई करंट लो वोल्टेज, शंट रेगुलेटर के लिए हाई वोल्टेज लो करंट होता है। क्या ऐसा हम लोग इस तरह से इनबिल्ड करते हैं, ऐसा डिवाइसेस को हम लोग लगाते हैं लोड के लिए कि जो भी इसका जो कंट्रोलिंग एलिमेंट हो वो हाई वोल्टेज और लो करंट डिवाइस होना चाहिए, तभी नहीं ये बियर कर पाएगा लोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको, और यहाँ पे क्या होगा, हाई करंट लो वोल्टेज। तो ये कुछ आपका डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर में। और जो क्वेश्चन पूछा गया है 2018 और 2021 में पूछा गया है, तो हो सकता है आपको ना पूछा जाए इस बार ये लेकिन आपको बता दे, ट्रांजिस्टर बेस्ड सीरीज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर बेस्ड शंट रेगुलेटर आपको पूछा जाएगा, ये दोनों में से एक। और जहां तक मुझे लगता है कि ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है, तो इस पे फोकस करेंगे, जो मैं बोलता हूँ उस पे फोकस करेंगे, पढ़ना पूरा है, फोकस ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उस पे करना है ना। ये कोई जरूरी नहीं है, मैं तो क्वेश्चन सेट नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 वर्ष से हम पावर को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे जैसा लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाना चाहिए उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। ओके।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कुछ पूछा गया है उसको देखते हैं, ठीक है। और ये कितने ईयर में पूछा गया है ये थोड़ा सा हम देख ले। भाटी डायक, डायक क्या है, ड्रा द डायक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायक। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको बता दें 2018 और 21 में, 2018 और 21 में जो 21 में पूछा गया है इसको थोड़ा सा एक नजर आप लोग देख लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन 2021 में ना पूछा गया हो और 2020 में पूछा गया हो इसका नजर आप देखेंगे, ठीक है ना। इसके नजर पे आप लोग चलेंगे कि क्या वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, वो क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि 2021 वाला पूछा जा सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है। या फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं पूछा जाएगा, ये कहना भी गलत है। लेकिन हाँ, परसेंटेज होता है, एक चांसेस होता है सर ये क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें से ये सब क्वेश्चन नहीं है। आ सकता है लेकिन आने वाला में से नहीं है, ठीक है ना। इसको भी देखना है, समझना है। तो क्वेश्चन है भाटी डायक ड्रा द डायक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये। तो देखिए ये जो क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसका वर्ड का मतलब ही ये बताता है ना कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। इसका वर्ड ही बताता है कि इसका काम क्या है, ये है क्या। तो सबसे पहले डाई, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो, ठीक है। और एसी मतलब एसी मतलब एसी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, एसी का। और दो जो होता है किसका शो करता है, टर्मिनल का। दो के किसका शो करता है, तो टर्मिनल का। और ये दो टर्मिनल वाला डिवाइस को हम लोग बोलते हैं डायोड। क्या बोला जाता है, दो टर्मिनल वाला डिवाइस को बोला जाता है डायोड। तो ये कहता है कि डायोड बार कॉन एसी इज कॉल्ड डायक। समझ में आ गया, डायोड बार कॉन एसी, डायोड बार कॉन एसी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, डायक। या फिर इसका पूरा नाम ये होता है डायोड अल्टरनेटिंग करंट। इसका पूरा नाम क्या होता है, डायोड अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। और ये अल्टरनेटिंग करंट ये शो करता है कि ये क्या है, वाई डायरेक्शनल है। क्या, वाई डायरेक्शनल। आप कहेंगे सर वाई डायरेक्शनल कैसे, तो एसी का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये नहीं पॉजिटिव में भी ये काम करेगा और नेगेटिव में भी काम करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक डायक जो है बाई डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, ये बाइलेटरल डिवाइस है या बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को एमसीक्यू में इंपोर्टेंट होगा, एमसीक्यू में याद रखेंगे, क्योंकि नाम से ही हम इतना कुछ लिख सकते हैं। अब आता है कि डायोड क्या है, ये हम लोग समझ गए। अब डायोड के कंस्ट्रक्शन के आधार पे इसका कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका ये आप लोग लिख सकते हैं ना लैंग्वेज में। ये मत कहिएगा सर ये सब लिखिए के बताइए, ठीक है। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो आप लोग को समझना। ये ऐसे लिख के तो आप वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन चीजों को कम टाइम में कैसे समझना है और एग्जाम में कैसे लिखना है इससे हम लोग समझ सकते हैं। ये जो राफ बार का है, बस आपको क्या करना, डायोड रटना नहीं है, डायोड लिखना, डायोड के लिए इसे सिंप्लीफिकेशन करना। सिंप्लीफिकेशन कर करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको बोल देंगे डायोड का पूरा नाम डायोड अल्टरनेटिंग करंट या डायोड बार कौन अल्टरनेटिव करंट या फिर डायोड बार कौन एसी। हम डायोड कैसा नाम दिए, क्योंकि डाई का मतलब होता है दो और दो होता है टर्मिनल शो करता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि डायोड डायक का दो टर्मिनल होता है, इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान देना। हम इसे डाई का मतलब क्या होता है, डायक के मतलब नहीं बताया कि डायक में दो टर्मिनल होता है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो लेकिन होता कितना है, दो ही टर्मिनल होता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे ट्रायोड का तो वहां पे 3 टर्मिनल हो जाएगा, तो वो भी सही है। लेकिन एक तरह से हम बता रहे हैं यहाँ पे कि डायोड जो दो टर्मिनल वाला डिवाइस को बोलते हैं, लेकिन होता भी डायक में कितना, 2 टर्मिनल। लेकिन ये हम नहीं कर रहे कि डाई का मतलब 2 टर्मिनल है। ये चीज छोटा छोटा पॉइंट है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इस तरह से कि आप डायक का 2 टर्मिनल बता रहे हैं या डायोड के 2 टर्मिनल बता रहे हैं। तो आपको डायक का 2 टर्मिनल जो होता है वो होता है MT1 और MT2, MT1 एंड MT2, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। आखिर ऐसा क्यों कहा गया। डायक को कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि ये जो होता है 2 ACR को कनेक्शन से बनता है। क्या, 2 ACR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। क्या, एंटी पैरेलल। 2 ACR को हम एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है एक डायक बनता है। और डायक का एक और नाम है गेटलेस, ध्यान दीजिएगा,
लेस ट्रैक, गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायक, यानी वैसा ट्रैक। अब ट्रैक क्या होता है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रैक हम बताएंगे तो वहां पे, लेकिन ट्रैक आप लोग पढ़े होंगे जिसमें 3 टर्मिनल होता है, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक होता है गेट। तो जो वैसा ट्रैक जिसके पास गेट ना हो, वैसा ट्रैक जिसके पास गेट ना हो उसको बोलेंगे क्या, डायक। और आइए हम लोग बात करते हैं क्या कुछ होता है। तो हम लोग पढ़े हैं एससीआर इस तरह से, क्या एससीआर इस तरह से, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एंटी पैरेलल में क्या होता है, इसका कनेक्शन होता है, एक यहाँ से होता है, एक यहाँ से होता है। हम क्या बताएं, ये होता है मेन टर्मिनल 1 या मेन टर्मिनल 2 भी मान सकते हैं, मेन टर्मिनल 2। ये क्या है आपका सिंबल ऑफ एससीआर, क्या है सिंबल ऑफ एससीआर, यानी ये सिंबल ऑफ एससीआर, एससीआर नहीं, सिंबल ऑफ डायक। ये सिंबल ऑफ क्या है, डायक। एक एससीआर यहाँ पे, अब इसमें क्या होता है कि हम लगाते थे क्या, इसमें लगाते थे गेट। अब हम क्या बताएं, गेटलेस ट्रैक। अगर इसी में सिर्फ हम गेट लगा देना, अगर इसी में हम क्या करें, गेट लगा दे, ये गेट तो बन जाएगा क्या, ये सिंबल ऑफ ट्रैक, क्या ट्रैक। लेकिन अगर ये गेट नहीं है तब तक हम क्या बोलेंगे, डायक। तो अगर डायक समझ गए तो ट्रैक इजी है समझना, और अगर ट्रैक समझ गए तो डायक इजी समझ, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बस गेट का फर्क होता है। ये रहे। अब इसको हम इक्विवेलेंट फिगर बनाए तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एससीआर को बनाते हैं। ये एससीआर है, वही काम करते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं P1 N1 और यहाँ लिखते हैं P2, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, क्या यही होता है। तो इसको 3D में हम लोग जब फिगर में देखते हैं तब बहुत अच्छे से नजर आता है, क्या तब बहुत अच्छे से नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे एक होता है और एक यहाँ पे डॉपिंग क्या आता है, 3D में आपको बहुत अच्छे से नजर आता है। एक्चुअली में ये अलग होता है, लेकिन जब हमको 2 डायमेंशनल में दिखाना रहता है तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। N1 यहाँ है तो लोग N2 यहाँ पे लिख देते हैं, N3 यहाँ पे लिखते हैं, कोई N3 यहाँ पे लिखते, कोई N2 यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका नेमिंग के आधार पे है, आप नेमिंग करते हैं। इसके आधार से यहाँ हम लोग मेन टर्मिनल 2 या मेन टर्मिनल 1, आपको नेमिंग के आधार पे कुछ भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि जो हम बना रहे हैं यही बनाएंगे, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रोक नहीं है। कभी ना हम कहेंगे कि रटिए, हम ऑलवेज करते हैं कि चीजों को समझ। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब ये जो बार्किंग हम लोग करते हैं ना, कभी empty2 को रखते हैं पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू empty1 इस तरह से, कभी रखते हैं empty2 इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू empty1। तो ये जो बार्किंग करने का तरीका है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बार करता है, ये इस डायरेक्शन में बार करता है और इस डायरेक्शन में बार करता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। तो एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो और फिर एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, क्या वाई डायरेक्शनल डिवाइस। अब आखिर ये कैसे दोनों तरफ बार करता है, तो इसके लिए इसको हम लोग 2 एससीआर इसके बीच से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बीच से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना ये फिगर किससे बनेगा, ये तो बनेगा, ध्यान देना इस तरह से, ये जो हम बीच से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान देना हम 2 एससीआर आपको बना रहे हैं यहाँ पे, और ये हम डिवाइड कर रहे हैं बीच से, तब पता चला कि एंटी पैरेलल में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बीच से डिवाइड करेंगे एक तो बनेगा N2P1, ध्यान देना ये हम 4 लेयर का बना दे रहे हैं, ठीक है। एक बनेगा N2P1, ध्यान देना, एक N2P1 और N1P2, क्या बनेगा N1P2। एक एससीआर ये बनेगा, दूसरा एससीआर बनेगा N3P2 और N3P2 और N1 और P1। ये जो 2 होगा ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट। वर्किंग के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ये भी क्या होगा, ये भी होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बहुत मजेदार चीज होता है, इसको समझना। अब यही चीज आप बताइए हमको कि जो हम कहते हैं कि इसको मेन टाइप का एनोड कैथोड नाम क्यों नहीं दिए, आखिर हम एनोड और कैथोड नाम इसका क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों कहते हैं मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, इसके पीछे का भी रीजन है। अब बताइए दोस्तों, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, क्या बोलते हैं एनोड, एन को क्या बोलते हैं, कैथोड। ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं हम लोग जनरली एनोड। अब ये दोनों का मिलाते हैं, ये दोनों को मिला करके एक यहाँ पे टर्मिनल का नाम बनाते हैं।
तो एनोड और कैथोड मिलाएंगे तो नाम क्या देंगे, क्या एनोड देंगे, ये कैथोड अपने मान से दे नहीं सकते। जब ये दोनों का जो कनेक्शन होता है कि एक एसीआर के एनोड टर्मिनल दूसरे एसीआर के कैथोड टर्मिनल, ये दोनों जब मिलाते हैं तब हम बोलते हैं ये एंटी पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। अगर एनोड और एनोड आता तो हम कहते हैं ये सीरीज कनेक्शन है, एंटी पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, या फिर बोलते हैं कि पैरेलल कनेक्शन है ना, ये सब हम लोग सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन हम लोग बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे, इसीलिए इसको नाम देते हैं मेन टर्मिनल। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि इसको मेन टर्मिनल 1 मानेंगे या 2 मानेंगे। तो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो यहाँ पे जो कनेक्ट करेंगे इसको मान लेंगे मेन टर्मिनल, तो यहाँ पे गेट होता नहीं है। तो समझ में आ गया कि 2 एसीआर को हम लोग करते हैं। अब क्या होता है कि सर जब ये आप ले रहे हैं N1 P1 N2 P2 तो N3 कहाँ गया, क्वेश्चन ये उठेगा। और फिर बोलेगा सर N3 P2 N1 P1 जब काम करेंगे तो सर N2 कहाँ गया, ये जो डॉप किया है, ये जो डॉप किया है, ये सब कहाँ जाता है। तो हाँ दोस्त, ये सब कहाँ जाता है, ये कनेक्शन के आधार पे कि अगर इसको हम कनेक्ट हम करते हैं, दोनों डायरेक्शन के लिए कनेक्शन होता है, तो इसका कनेक्शन हम आपको हम करके बताते हैं कि ये कहाँ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये कहाँ जाता है इस पे आप पे समझ जाएंगे। तो ये बार्किंग भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बार्किंग भी हो जाएगा। तो ये है और ये है, एक यहाँ पे डॉपिंग किया है, एक यहाँ पे हम लोग डॉपिंग किया है। इसको लेके P1 N1 P2 N2 या फिर N2 इधर कर दीजिए, N3 यहाँ पे कर दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। आप जब हम लोग कनेक्ट करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एसी सिग्नल लगा रहता है, क्या यहाँ पे एसी सिग्नल लगता है, ये प्लस और माइनस है। आप बताइए कि एन के पास कैसा चार्ज होता है दोस्त, नेगेटिव। ये सारा नेगेटिव टर्मिनल तो इधर अटैक कर लेगा, तो क्या इसका कोई अस्तित्व है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे तो ये टर्मिनल काम नहीं करेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, कि अगर इसका जितना भी चार्ज कैरियर होगा जो इधर आ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, डिसेबल हो जाता है, और ये वाला क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। कब, जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए वर्क करते हैं, यानी हम बात करें तो इस साइकिल के लिए हम लोग वर्क करते हैं तब, ठीक है। तो ये क्या होता है, P1 N1 P2 और N2 होता है, P1 N1 P2 और N2, इसके आधार पे हम लोग N2 कर लेंगे, ये नेमिंग है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर जैसे ही सिग्नल यहाँ पे हम नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड ये वाला जब सिग्नल जाएगा नेगेटिव पोर्शन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पोलैरिटी चेंज करेगा, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव वाला तो नेगेटिव काम करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये वाला क्या करेगा, एक्टिवेट अब नहीं होगा। ये क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, तो कौन काम करेगा, तो काम करेगा P2 N1 P2 N1 P1 N2, यानी P2 N1 P1 और N2 काम करेगा आपका। क्लियर है। तो ये ऐसा ये कंस्ट्रक्शन होता है, यही इसका वर्किंग होता है। एक बार करंट का डायरेक्शन इस टाइम क्या होगा, करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगा, तो पाथ ऑफ करंट क्या होगा, पाथ ऑफ करंट के डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा P2 से होते हुए N1 से होते हुए P1 से होते हुए N2 से होते हुए कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के पास जाएगा। पहला डायरेक्शन में क्या होगा कि ये जब पॉजिटिव था, ये जब नेगेटिव था, इस डायरेक्शन में करंट का जो फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर करंट फ्लो होगा, यानी N2 से नहीं बल्कि P1 N1 P2 और N2 से होते हुए इस नेगेटिव पे जाता है। क्लियर है। तो ये वर्किंग ऑफ आपका क्या है, डायरेक्ट है। अब इसी के आधार पे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बनाते हैं। इसी के आधार पे क्या बनाते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। तो चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या रटने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो नहीं, कभी इसको हम रट नहीं सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को रटेंगे भुला जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग समझेंगे जिस तरह से इधर हम लोग देख रहे हैं उसी तरह से, ठीक है ना। तो चलिए ये कम हो गया। उसके बाद इसका कितना है, तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग क्या बात किया अभी, कि कंस्ट्रक्शन के आधार पे इसका कितना लेयर होता है, तो इसका 4 लेयर होता है। कितना, ये कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग देखे तो 1 2 3 4 दोनों टाइम में 4 लेयर होगा, 4 लेयर। और बात किया जाए तो 2 टर्मिनल, क्या 2 टर्मिनल। अब जंक्शन कितना होगा दोस्त, तो ऑलवेज दोनों के लिए 3 ही जंक्शन होगा, कि लेयर 4 है, तो एक बार जंक्शन J1 J2 J3 होगा, एक बार जंक्शन J1 J2 J3 होगा। लेकिन दोनों केसेस में 3 जंक्शन ही बनेंगे। कितना जंक्शन बनेंगे, 3 जंक्शन बनेगा। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, तो एमसीक्यू के लिए आपका इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसको किस तरह बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक चीजों को आप लोग को लगभग समझ में आया होगा।
और पॉजिटिव नेगेटिव जैसे करेंगे तो जंक्शन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो करने आता है ना। तो ये बेसिक चीज है, अगर ये एससीआर में नहीं सीखे हैं तो एससीआर में इसको सीखिएगा, उसके बाद ये सब काम हम लोग करेंगे। तो ये जो हम लोग बनाएंगे भैया कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के रिस्पेक्ट से बनाएंगे, ठीक है ना। कितने किसके रिस्पेक्ट से, मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 से। तो यहाँ पे होगा ये जाएगा सेम एससीआर के जैसा और काम करेगा, ये क्या आएगा एससीआर के जैसा और ये काम करेगा ये किसका होता है तो डायरेक्ट का। अब ये कैसे होता है तो यहाँ पे MT1 क्या रहता है, MT1 इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT2। अब MT1 अब जिसको मान लीजिए वो हो जाएगा, हम अगर MT1 इसको माने तो इसी के आधार पे तो MT1 को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये। अब यहाँ पे क्या होगा तो इस टर्मिनल में क्या होगा, MT2 इज पॉजिटिव, क्या MT2 इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू MT1, यानी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये दोनों केसेस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद करके रखना है कि हम लोग बार करवाएंगे। अब यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, जैसा कि हम लोग ये कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे VB01 और VB02 यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये आपका दूसरा ब्रेक ओवर वोल्टेज, दोनों में ब्रेक करेगा। एक बार इस डायरेक्शन में करेंगे तो Z जंक्शन ब्रेक डाउन करेंगे, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, एक बार यहाँ Z जंक्शन को ब्रेक करवाएंगे। यानी दोनों केसेस में क्या करेंगे, हम जंक्शन को ब्रेक करवाने का ट्राई करेंगे। तो आपका IV कैरेक्टरिस्टिक्स या VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बन करके तैयार है, ठीक है। और इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पूछता है तो एप्लीकेशन भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो बेसिकली इसका जो होता है एक ट्रैक का ट्रिगर के लिए हम लोग डायरेक्ट का यूज करते हैं। अब MCQ में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ट्रिगरिंग द ट्रैक, तो उसको लिए हम लोग ऑप्शन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे एप्लीकेशन और आपको बहुत चीजों में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे ट्रिगरिंग जितना भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वहां पे ट्रिगर करने के लिए सारी चीज को यूज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं एज अ स्विच। तो हम लोग चलिए बात करते हैं इसका और क्वेश्चंस क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है ना, और ये कौन से ईयर में पूछा गया है इसको थोड़ा सा हम लोग देख ले। ये जो को पूछा गया है 2019 में, तो अब सोच सकते हैं ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है क्या। हम लोग इस तरह से एनालिसिस किए हैं कि कौन क्वेश्चन को कौन से ईयर में पूछा गया है, इसके साथ हम लोग प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो रहा है और साथ ही साथ एग्जाम के पहले एग्जाम का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है और आप लोग का क्वेश्चन बैंक भी बन रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय यूजेटी, एक्सप्लेन इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियो। यानी यूजेटी क्या होता है, यूजेटी में इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उसके पीछे का रीजन हम लोग जानेंगे और उसको एक्सप्लेन करके लाएंगे। इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियो का क्या कुछ एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं यूजेटी, यानी यूजेटी क्या है, इसी नाम से हम लोग यहाँ पे कुछ डिफाइन करेंगे। यूजेटी स्टैंड फॉर, यूजेटी का मतलब क्या होता है, यूनि जंक्शन, क्या यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बहुत यूनिक चैप्टर है, आप लोग को इसे बहुत यूनिक चीज देखने का मिलता है। यूनि मतलब क्या होता है, वन, यूनि मतलब क्या होता है, वन। वन क्या शो करता है तो पीएन जंक्शन को, वन क्या शो करता है, पीएन जंक्शन को। यहाँ पे जो होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक पीएन जंक्शन होता है, और बता दे 3 क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है। ये कहाँ से बात है भाई, एक हम लोग पीएन जंक्शन में 2 ही टर्मिनल सुनते थे, इनमें 3 टर्मिनल होता है, लेकिन जंक्शन क्या होता है, एक ही होता है। और ये अगर बात किया जाए कौन कौन होता है, तो आप लोग का एक इमीटर होता है टर्मिनल, और आपका बेस 1 होता है एंड बेस 2 होता है, क्या बेस 1 एंड बेस 2। ये जो होता है 3 आपका टर्मिनल होता है। ये 2 बेस का नाम के लिए इसको बोलते हैं डबल बेस डायोड। क्या बोलाता है, डबल बेस डायोड। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलता है, डबल बेस डायोड भी इसका बोलाता है, या यहाँ पे बोलते हैं यूजेटी ऑल्सो नोन एज डबल बेस डायोड। क्लियर है। तो ये आपको यूनि जंक्शन का मतलब होता है, इसमें आप 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें यूनिक बात क्या होता है कि इमीटर पोटेंशियल देने पे क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस का जनरेशन होता है, वो एक यूनिक चीज होता है यहाँ पे यूजेटी में, तो वो बहुत यूनिक चीज होता है, ठीक है ना। तो इतना चीज आप लोग को शायद पता होगा और आप लोग इतना चीज जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग के लिए बेहतर है और बेसिक है,
और बहुत ही बात किया जाए तो लाजवाब चीज है, इससे एमसीक्यू बनते हैं। और एमसीक्यू लोग कंफ्यूजन जो होते हैं इसी में होता है कि सर पीएन जंक्शन एक होता है तो टर्मिनल कितना होगा, 2 होगा। तो नहीं, पीएन जंक्शन एक होगा, जंक्शन एक होगा, इसलिए यूनिट जंक्शन बढ़ता है। और ट्रांजिस्टर का कितना टर्मिनल होता है, 3। लेकिन ट्रांजिस्टर वाला टर्मिनल नहीं होता है, बल्कि इमीटर बेस 1 एंड बेस 2 होता है। ठीक है, इसलिए इसको डबल बेस डायोड बोला जाता है। ये सब क्या है आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, यानी VVI और एमसीक्यू। ठीक है, बाकी हम लोग ये जो क्या होता है बस इतना, आप 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी लिखना चाहेंगे इतना लिख सकते हैं। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इतना यूज करेंगे, आपको बॉक्स मिलेगा। ठीक है, जो एकदम 0 लेवल का है बस इतना ही पढ़ेंगे। आप ज्यादा पढ़ने का ट्राई नहीं करेंगे, हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं। जो लोग पढ़े हुए हैं इसको समझेंगे बहुत बेहतर से, और डीपली में भी आप पढ़ने का ट्राई करेंगे। सिर्फ इस पे टाइम वेस्ट आप ना करेंगे, क्योंकि जो बेहतर है, जो 3 मंथ से मेहनत कर रहे हैं, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है ना, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो एकदम 0 है, वैसे बहुत से स्टूडेंट हैं भी, और बोले भी हमसे सर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, तो वह स्टूडेंट को बता दे कि आप इतना जरूर पढ़ के जाएंगे जितना हम यहाँ पे इस रिवीजन क्लास में आप लोग को करवा रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सिंबल एंड कंस्ट्रक्शनल फिगर देखेंगे। सिंबल क्या होता है, कंस्ट्रक्शनल फिगर क्या होता है। तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी, तो अगर हम लोग सिंबल बनाना चाहें तो उसको जनरली सिंबल होता क्या है ना कि एक सिंबल इम्पोर्टेंट रखता है, और सिंबल आप लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर इसको हम लोग सिंबल बनाना चाहेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से डिब्बा बनाते हैं, या फिर डिब्बा बना दे या फिर ऐसे ही बनाते। तो चलिए हम लोग इसको एक ऐसे डिब्बा में लोग बनाते हैं, लेकिन हम इस तरह से आप लोग को बना के बता रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से लाएंगे और इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है ना, 1 1 2 और एक ऊपर से आता है और यहाँ की नीचे की ओर मूव करता है। ये बहुत मैटर करता है। ये मीटर टर्मिनल होता है, ये आपका बेस 1 या बेस 2 बोला जाए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 1 बोला जाए। और ये होता है आपका क्या, एक सिंबल ऑफ यूजेटी, सिंबल ऑफ यूजेटी। ठीक है, सिंबल ऑफ यूजेटी। इसी का अगर हम कंस्ट्रक्शनल फिगर बनाना चाहें, ये कंस्ट्रक्शनल फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शनल फिगर में कुछ अलग होगा। क्या, कंस्ट्रक्शनल फिगर में तो कुछ अलग ही सिंबल है, और सिंबल सब लोग बनाना चाहेंगे। यहाँ पे ये जो है ये जंक्शन को शो करता है। इसको चलिए कंस्ट्रक्शनल फिगर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फिगर में कुछ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ऊपर में लिख देते हैं ये बेस 2 होता है, और नीचे में लिखते हैं बेस 1। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है समझने का, इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, ये होता है P और ये होता है N। क्या होता है, ये P होता है, ये होता है, और यहाँ से एक टर्मिनल जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इमीटर टर्मिनल। और ये बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। और ये जो सिलिकॉन, ये जो बना हुआ डिब्बा, ये सिलिकॉन बार से बना होता है। क्या, सिलिकॉन बार का यूज किया जाता है। सिलिकॉन किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका लीकेज करंट बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और ये पूरा जो है ये लेयर होता है, जहाँ पे यहाँ पे पी लेयर को क्या किया जाता है कि ये डोपिंग के आधार पे इसको बताया जाता है कि पी का डोपिंग हाई रहता है, एन का डोपिंग लो रहता है। क्या, इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ ये एन टाइप सिलिकॉन बार का डोपिंग जो किया जाता है। तो 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ सही है। एन टाइप का यहाँ पे क्या होता है, डोपिंग जो होता है लाइटली होता है, पी टाइप का डोपिंग ज्यादा होता है। एन टाइप का क्या होता है, लाइट डोपिंग होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शनल में लाइट डोपिंग किया जाता है, और हाईली डोपिंग जो किया जाता है वो पी टाइप का किया जाता है। क्या, पी टाइप का किया जाता है। अब इसी के आधार पे क्या होता है कि इसमें डोपिंग कम रहता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। जब कंडक्टिविटी इसका कम होता है तो क्या होता है कि यहाँ से रेसिस्टेंस जनरेट होता है। क्या, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कुछ क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पूरा में क्या होता है, रेसिस्टेंस के इस तरह से हम लोग फॉर्म में करते हैं। ये पूरा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी कम है ड्यू टू लाइट डोपिंग। यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसका डोपिंग हाई है। अब इसी के आधार पे क्या होता है, इसका एक और हम लोग जब फिगर बनाते हैं, तो इसका फिगर एक और बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से फिगर इसको हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये टर्मिनल जो है
सीधा जाता है। अब ये जो टर्मिनल पी और एन, ये क्या होता है, डायोड का टर्मिनल होता है, क्योंकि एक जंक्शन जो बनता है, यहीं पे एक जंक्शन बनता है पी और एन के बीच में। तो यहाँ पे एक हम डायोड का डायरेक्ट हम फिगर ही बना देते हैं। क्या, ये डायोड का फिगर बना देते हैं। और देन आपका ये रेसिस्टेंस को दो भागों में ब्रेक कर दिया जाता है। एक रेसिस्टेंस जो होता है RB1 का रेसिस्टेंस हो जाता है, और एक रेसिस्टेंस जो होता है आपका RB2 का रेसिस्टेंस हो जाता है। ये जो मीटर टर्मिनल होता है, ये आपका बेस 2 टर्मिनल होता है, और ये आपका बेस 1 टर्मिनल होता है। इसलिए इसको नाम देते हैं RB1, इसका नाम देते हैं RB2। और ये जो होता है वेरिएबल, इसको हम रेसिस्टेंस रखते हैं। क्या, वेरिएबल। और ये जो होता है आपका डायोड होता है। तो ये आपका सिंबल है, ये कंस्ट्रक्शन फिगर है। देन आफ्टर इसे कंस्ट्रक्शन फिगर को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस फॉर्म में लाए हैं। ठीक है। देन आफ्टर इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। दैट वोल्टेज का नाम देते हैं हम लोग VBB +2 माइनस। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है, ये पूरा रेसिस्टेंस होता है RBB, और RBB को ही बांटा जाता है RB1 प्लस का RB2। इसी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, और ये न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है इंस्टेंस ऑफ रेशियो का। अब ये बात आता है कि डायोड काम कब करेगा। तो ये डायोड काम करने के लिए ये डायोड को होना चाहिए क्या, फॉरवर्ड बायस में। क्या होना चाहिए, FB यानी फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। अब फॉरवर्ड बायस में डायोड कब होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल देखा जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल तो पता है नहीं, यहाँ का पोटेंशियल तो पता है नहीं, और यहाँ पे जब पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो VBB है। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं ये पोटेंशियल है V1। क्या है, V1 पोटेंशियल है। और इस V1 पोटेंशियल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, अगर ज्यादा रहेगा तो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो टर्मिनल है P टर्मिनल है, ये टर्मिनल जो है N टर्मिनल है। अगर P टर्मिनल का वोल्टेज N टर्मिनल का वोल्टेज से अगर ज्यादा होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिवर्स बायस होता। तो हम ये पहले समझेंगे कि अगर हम पहचाने, जब यहाँ का वोल्टेज पता रहेगा तब तो यहाँ का वोल्टेज हम देंगे। अगर यहाँ का वोल्टेज पता ही नहीं है और यहाँ का वोल्टेज हम 2 वोल्ट दे रहे हैं, तो क्या डायोड ऑन से हो सकता है कि वोल्टेज 3 वोल्ट हो। तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा, इस V1 वोल्टेज को निकालने का काम होगा। तो V1 वोल्टेज यहाँ पे निकालने के लिए आप इसमें KVL भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, KVL लगा करके यहाँ करंट निकाल कर वोल्टेज निकाल सकते हैं, KCL लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। लेकिन एक नेटवर्क पे हम लोग पढ़े वोल्टेज डिवीजन रूल, तो हम लोग चलते हैं बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या, बाय VDR, यानी VDR से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। और सबको पता होगा वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, क्योंकि आप लोग नेटवर्क पढ़ करके आए हैं। और जो नहीं पढ़े हैं, तो जो चिल्लाते हैं कि सर ऑनलाइन कर दीजिए, तो अभी भी चांस है बाबू पढ़ लो। क्योंकि आप ऑनलाइन के चक्कर में ही, ऑनलाइन एग्जाम और प्रमोशन के चक्कर में ही तुम नेटवर्क नहीं पढ़ा था, और फिर से वो चीज आप लोग के सामने कराया जा रहा है। तो फिर आप लोग क्या हो रहा है कि डिमोटिवेट हो रहे हैं, और डिमोटिवेट हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ऑनलाइन का भाव बन चुका है। हो सकता है कि ऑनलाइन प्रमोट भी हो जाएंगे, तो क्या आप वोल्टेज डिवीजन रूल फिर से सीख पाएंगे? 6 सेमेस्टर में भी इसका काम आएगा, क्या वहां आप सीख पाएंगे? तो नहीं। तो देखो बाबू, प्रमोट क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इससे मैटर नहीं है। हम लोग एक स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है कि हम चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने सेमेस्टर को बेखूबी ईमानदारी तरीके से हम लोग पढ़ करके आगे की ओर जाएंगे। क्लियर है? तो बाय VDR चलिए हम लोग बताते हैं कि VDR क्या होता है। तो VDR हम लोग वोल्टेज जिसके क्रॉस निकालना चाहेंगे, तो हम वोल्टेज किसके, RB1 के क्रॉस निकालना है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा ऊपर में रखेंगे, बाटा का टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, ये होता है VDR। यानी वोल्टेज डिवीजन रूल, जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस निकालना होगा वोल्टेज, उस रेसिस्टेंस को ऊपर में रखेंगे, और बाटा में उसके अपोजिट वाला और उसका रेसिस्टेंस दोनों का इक्वल रखेंगे, इनटू में करेंगे हम लोग टोटल वोल्टेज। तो ठीक है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, V1। तो हम लोग क्या निकालना है, V1 का वैल्यू निकालना है। तो V1 का वैल्यू निकालना है, तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो हमको RB1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। ये जो V1 है किसके क्रॉस है, तो V1 जो है इसके क्रॉस है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या है, VBB है। अब कैसे है, तो बाई नेटवर्क अगर हम लोग इसको ग्राउंड पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VBB, और यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। अब ये शॉर्ट सर्किट से कनेक्टेड है, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VBB, और देन आफ्टर यहाँ रेसिस्टेंस लगल है। तो ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितना होगा, उसके अनुसार इसमें ड्रॉपिंग होगा, क्या होगा,
ड्रॉप करेगा और ड्रॉप होकर जो वोल्टेज बचेगा वो वोल्टेज होगा कौन, V1 वोल्टेज होगा। तो हम कैसे अनठिकानी कर सकते हैं, बिना जाने नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी का जो वैल्यू होगा हम लोग मान के चलेंगे कि टोटल वोल्टेज VBB है, यहाँ का वोल्टेज मुझे पता नहीं है, वही वोल्टेज को निकालना है। तो V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर होगा, हम क्या बताए RB1 को पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस V1 के RB1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 निकालना है। तो RB1 को क्या रखेंगे हम लोग, ऊपर रखेंगे, बट्टा का दोनों का रेसिस्टेंस रखेंगे, यानी RB1 प्लस का RB2, क्या रखेंगे, RB1 प्लस का RB2 रखना नहीं है, और इनटू क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो है VBB है, क्या है, टोटल वोल्टेज VBB है। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल टू RB1 बट्टा का RB1 प्लस RB2 बराबर, देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, RB1 बराबर RB2 के बराबर लिखे हैं क्या, RBB, क्या RBB को ही क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इनटू क्या हो जाएगा आपका VBB हो जाएगा। और जब ये वैल्यू हमको पता रहता तो V1 का वोल्टेज निकल जाता, क्या ये पता रहता तो क्या रहता, V1 का वोल्टेज हमको निकल जाता कि नहीं निकल जाता। तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि और जो हमको क्वेश्चन है इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, तो हम किसको ये आखिर बोलते हैं, तो ये V1 बटा का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VBB इक्वल टू हो जाएगा RB1 बटा का RBB, ये हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब यहीं से एक टर्म आता है कि V1 बाई VBB, यानी V1 बाई VBB एक टर्म आता है जिसको हम लोग इसी का रेशियो को बोलते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, क्या इसी का रेशियो को V1 बाई VBB के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो। और इसका रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी ग्रीक लेटर दैट इज कॉल्ड ईटा, ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, V1 बाई VBB, V1 बाई VBB इज कॉल्ड, इसको देख लेते हैं कैमरा में कहां तक आ रहा है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, कैमरा में तो आ रहा था लेकिन और हम लोग कैमरा को इस तरह हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से जो न्यूमेरिकल आता है वो क्या होता है, V1 बाई VBB इज कॉल्ड इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो। इसी को आप लोग को डिफाइन करना था, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, क्या इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो, इट इज डिनोटेड बाई ईटा, इट इज डिनोटेड बाई ईटा, ईटा को हम इस तरह से करते हैं। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा बराबर हो जाएगा RB1 इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RB1 प्लस RB2 भी लिख सकते हैं। वेयर ईटा इज, वेयर चूकी कर देंगे, वेयर ईटा इज क्या, V1 बाई VBB, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो। अब इसी का वैल्यू सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे निकालना था। अब ये वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। जब ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो हमें क्वेश्चंस का पूरी तरह से आंसर मिल गया है, और ये क्वेश्चंस हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। पहले पीएन जंक्शन के जो भी है इस सब से लिखेंगे यूजेटी के बारे में, उसके बाद सिंबल लिखेंगे, कंस्ट्रक्शनल फिगर बनाएंगे, देन आफ्टर ये फिगर बनाएंगे, ये फिगर के बाद ये फिगर बनाएंगे, और इसके बाद इसको डेरिवेशन करने का ट्राई करेंगे। और डेरिवेशन करने से ये जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट होकर के आया है, ये वैल्यू इतना इक्वल टू इतना। तो इसके लिए कुछ वैल्यू भी दिया गया है जो आपको हम वैल्यू को बता दे, या फिर इसके लिए और एक और टर्मिनोलॉजी होता है, ईटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, RB1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RBB तो लिख ही सकते हैं, इसलिए इसको बोलता है RB1 इक्वल टू ईटा इंटू क्या होगा, RB1 इक्वल टू क्या होगा, ईटा इंटू हम लोग ये लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई RBB, ठीक है ना, RBB। अब बात कर रहे हैं सर, ये V1 का वोल्टेज आप कहाँ निकाले, V1 का वोल्टेज आप कहाँ निकाले, तो इस V1 का वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात ये है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि V1 इक्वल टू VBB, यहाँ पे ये होता है। तो अगर हम V1 का यहाँ से निकालना चाहें तो सर V1 बराबर क्या होगा, तो आप ही लोग बताइए, तो V1 बराबर क्या होगा, ईटा इंटू VBB, होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन से अगर V1 का वैल्यू निकालना चाहे तो ईटा इंटू क्या होगा, VBB, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V1 बराबर ईटा इंटू क्या हो जाएगा, VBB हो जाएगा। तो यहाँ ईटा का जो वैल्यू आएगा और VBB का जो वैल्यू, चल ईटा का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ईटा का वैल्यू एक रेशियो आपको पहले प्री डिफाइन है, इसका जो वैल्यू होता है वो लाइज करता है ईटा बराबर, ये लिखिएगा
0.52 से लेकर के 0.52 से लेकर के 0.82 क्या 0.82। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है कि ईटा का वैल्यू क्या होता है, इसका लाइज हम लोग करते हैं तो क्या होता है। और देन आफ्टर इसका एक और वैल्यू है वो आप लोग को बता दे रहे हैं, बेस टर्मिनल 1 यानी आरबीबी का जो वैल्यू है, एक आरबीबी का भी वैल्यू आता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आरबीबी इक्वल टू आरबीबी का जो वैल्यू होता है 5 किलो टू 10 किलो ओम। क्या 5 किलो टू 10 किलो ओम इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, 5 किलो टू 10 किलो ओम इसका ही वैल्यू होता है आरबीबी का। ये सब टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा बहुत ये जो याद करके रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको जहां तक है कि बताना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। यहाँ के बाद हम लोग इसका बार्गिंग करना चाहते हैं तो इस वीबीबी को वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ के मीटर पोटेंशियल को देते हैं, यहाँ से एक पोटेंशियल लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वी पोटेंशियल होता है, यानी मीटर वोल्टेज होता है। और यहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर देते हैं तो यहाँ कम करता है। 20 वोल्टेज से ज्यादा अगर ये वोल्टेज होगा तो ये वोल्टेज को मिनिमम किस कौन चाहिए, तो VD प्लस का ये दोनों जब वोल्टेज इक्वल होगा तब जाकर के इस मीटर पोटेंशियल की इक्वल कौन होगा, यहाँ के इसके पर वोल्टेज क्या होगा, VD होगा। तो VD प्लस का क्या होगा, ईटा इंटू VBB। जब ये वोल्टेज दोनों बराबर होगा तब यहाँ से एक का टर्न होगा। अब ये दोनों वोल्टेज का मैक्सिमम पॉइंट जो होगा इसी को पीक पॉइंट बोलते हैं। तो इसी से हम लोग क्या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो नीचे की ओर रहता है ये की ओर रहता है, तो आपको बता दें जो ऑलवेज करंट फ्लो होता है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं ये भी एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है। क्या ये भी एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है। रटना नहीं है, समझना है क्यों होता है। ठीक है ना, जो करंट फ्लो होता है ऑलवेज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। कभी नहीं होगा कि नीचे से ऊपर करंट फ्लो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ऑलवेज जो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी जो करंट यहाँ से निकलता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट क्या होता है, फ्लो करता है। जब ये डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो रहता है, ये जो डायरेक्शन नीचे की ओर इसी का रीजन है कि डायरेक्शन जो रहता है सिंबल में ये इस साइड कर्व करके दिया रहता है या बेंड करके दिया हुआ रहता है। इसका रीजन जो है यहीं से है, इसी के कारण होता है। क्लियर है। तो जितना भी कंसेप्ट था हम लोग बना दिए। इसका जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं कुछ इसी तरह से हम लोग भी बनाते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये क्यों छोड़े। तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। आप लोग को हो सकता है अगर दिया होगा तो हम वहां पे नहीं बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है कि यहाँ पे जो हम लोग करंट और वोल्टेज निकालने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ से वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है आपका वोल्टेज होता है ये क्या होता है करंट। यहाँ का वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव से पहले होता है, क्योंकि ये डायोड जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स वाइज में होता है। तो हम लोग मान के चलते इसका वोल्टेज बहुत कम है, लेस देन है, ये दोनों वोल्टेज से कम है। तो हम लोग वोल्टेज इसका क्या होता है, इस डायरेक्शन में हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट क्या होता है, VB का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ाते रहते हैं, यहाँ का पोटेंशियल भी देते रहते हैं। ये सारा एक बार में कम होता है। हम लोग भले ही अलग अलग देखते हैं तो ये कम होता है। एक बार ऐसा होता है कि यहाँ का वोल्टेज होता है ये वोल्टेज प्लस का ये वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ पे इतना करंट फ्लो होता है, यानी अभी भी क्या करंट आपका ये है। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ये अभी तक 0 वोल्ट है, वोल्टेज अभी नहीं बढ़ा है। ठीक है ना, वोल्टेज क्या है 0 पे, लेकिन जैसे ही और वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से वोल्टेज और ये करंट को क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये एक मैक्सिमम पीक पॉइंट तक पहुंच जाता है। देन आफ्टर ये डिक्रीज करता है। देन आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है, एक लास्ट पोजीशन पे डिक्रीज करता है, जहां पे ये काम करना बंद कर देता है। एक डायोड रिवर्स बस में चले जाता है। देन आफ्टर वहां से क्या होता है कि फिर से क्या होता है कि इस पोजीशन के बाद यहाँ का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। देन आफ्टर फिर से ये क्या करता है, अपना मैक्सिमम पीक तक जाता है। तो ये जो डायरेक्शन ये जो होता है इसके बीच का यही नेगेटिव रेसिस्टेंस होता है। क्या नेगेटिव रेसिस्टेंस होता है। और इस पॉइंट को हम लोग पीक पॉइंट बोलते हैं। क्या पीक पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वैल्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वैल्यू पॉइंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो होता है वो बनता कहाँ पे है। तो ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो बनता है आपको बता दें पीक पॉइंट और वैल्यू पॉइंट के बीच में बनता है। तो बिटवीन पीक पॉइंट एंड वैल्यू पॉइंट हम MCQ भी ये करा चुके हैं और इस तरह से आप लोग को बताएं भी है। वहां पे इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है VP पीक वोल्टेज होता है, यहाँ पे क्या होता है IP पीक करंट होता है। यहाँ पे क्या होता है
आपका वैली वोल्टेज होता है, VB बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये वैली करंट होता है, ठीक है ना। ये IB हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे IP बोल सकते हैं। ये वैली करंट होता है। तो ये आप इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि वैली करंट, वैली वोल्टेज कहाँ पे होगा, पीक वोल्टेज और पीक करंट कहाँ पे होगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे कुछ काम करता है यहाँ पे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इस सारा कुछ देखते हुए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। ये 6 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए भी। अब क्या आता है, ये क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये जो यहाँ पे आप लोग चलिए यहीं पे उसको भी हम लोग जिक्र करें, क्योंकि चीजों को एक बार में अगर हम पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो चलिए उसका भी हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। वो भी कुछ अलग नहीं है, वो भी क्या है, यही है, ठीक है ना। वो भी क्या है, आपका यही है। अब यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लगता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। और यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस लगाया जाता है, दिस रेसिस्टेंस, ये, ठीक है ना। यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस होता है इस तरह से, ठीक है ना। R1 रेसिस्टेंस के कारण ये कैपेसिटर क्या होता है, प्लस पोलैरिटी से क्या होता है, यहाँ से कोई कम ना होता है, क्योंकि ये जो करंट यहाँ से वोल्टेज मिलता है, ये पहले जो वोल्टेज आता है इधर आता है, ठीक है ना। ये वोल्टेज इस तरह से होते हैं, फ्लो होता है करंट में। और देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ का प्लस और माइनस से क्या होता है, ये कैपेसिटर चार्ज होता है। एक टाइम ये VC कैपेसिटर से फुल चार्ज हो जाता है। क्या चार्ज होता है, VC कैपेसिटर से ये फुल चार्ज हो जाता है। देन आफ्टर क्या होता है, तुरंत से पोलैरिटी को चेंज करता है और इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है। क्या, ये जब चार्ज होता है तो यहाँ से क्या होता है, ये कैपेसिटर के कारण ये डायोड क्या होता है, ऑन होता है। डायोड ऑन होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो हम लोग कहते हैं VC का जो वोल्टेज होता है ये ईटा इंटू VB प्लस VD का बराबर, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो होता है क्योंकि VC वोल्टेज के कारण हो रहा है, तो ये VC जो होता है यहाँ तो VD वोल्टेज इतना ड्रॉप कर लेगा। तो जो वोल्टेज इसका काम करेगा, VC बराबर ईटा इंटू VB, यही काम करेगा। तो इसी को हम लोग आगे चल करके हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं। वो डेरिवेशन आपको नोट्स पे अपलोड कर दिया जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के बाद, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इसका यूज करते हैं, ऑसिलेटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। आपको बता दें रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो ये सातूथ वेव, क्या, सातूथ वेव, ये सातूथ वेव को क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये पहले कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सातूथ वेव बनाता है। क्या बनाता है, सातूथ वेव बनाता है। तो आप लोग जो ये आती है वो बहुत इजी है, लॉग लगा देना चाहिए। दोनों तरफ लॉग लगा लीजिएगा और आपको आंसर जो है इजी वे में आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करना, आपको कुछ करना नहीं है, लॉग लगा लेना दोनों तरफ, आपको आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ करना आप लोग को है नहीं। तो बस आप लोग डेरिवेशन हम दे देंगे और डेरिवेशन को कर लेना। देन आफ्टर क्या होता है कि इसको जो सातूथ वेव कहते हैं किसको है, तो ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना, यहाँ से ये क्या होता है, लिनियरली चार्ज होता है और तुरंत से डिस्चार्ज होता है। फिर से लिनियरली चार्ज होता है, तुरंत से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर लिनियरली चार्ज होता है, तुरंत से क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ये जो ग्राफ है ना, कि एक तो लिनियरली चार्ज होगा और डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है। क्यों डिस्चार्ज जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होता है और यहाँ पे ड्रॉप होता है। और ये ड्रॉपिंग के कारण इसका वोल्टेज होता है कि VC जो वोल्टेज होता है, जो चार्ज होता है, तुरंत से क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। और ये जो डायोड है रिवर्स बैच में चला जाता है। कब, जब ईटा इंटू VB से पोटेंशियल इसका VC का क्या होता है, कम। तो फिर से क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है। तो ये जो चार्जिंग टाइम है और ये डिस्चार्जिंग टाइम है, क्या, ये क्या है, आपका चार्जिंग टाइम है और यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग टाइम है, ठीक है ना। ये डिस्चार्जिंग टाइम है, ये जो पोर्शन है डिस्चार्ज का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है चार्जिंग पोर्शन है। और ये दोनों जो ग्राफ बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं सातूथ वेव। तो आपको यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ से आप लोग अच्छे से आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि हर एक चीज का इतना बेसिक और डीपली नॉलेज आप लोग को दिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए और डीप में ले जाकर के आप लोग को छोड़ दिए। तो ये चीज है, समझना, रटना नहीं है, एक पॉइंट भी रटना नहीं है। चाहे कोई वेवफॉर्म हो, चाहे भी कोई सर्किट हो, सर्किट को समझना है कि आखिर जो सर्किट में एलिमेंट लगाया जाता है आखिर वो क्यों लगाया जाता है। ये रेसिस्टेंस लगा तो क्यों लगा, तो रेसिस्टेंस के पीछे का रीजन ये था। और ये रीजन बहुत कम लोग बताते हैं कि ये पूरे में रेसिस्टेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका डोपिंग होता है, इनका लो होता है, जिसके कारण इसका कंडक्टिविटी कम होता है और रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है। तो हम लोग इस तरह मानते हैं कि इसमें जो होता है रेसिस्टिविटी इस लेयर में ज्यादा होता है। और किससे बना होता है, जो सिलिकॉन बार से बना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है।
आई होप ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4 था और 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्या कुछ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।